अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने अपनी ज़िंदगियों में। वेल, माय नेम इज़ हिरा मतपट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी मापिया बलोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी 502 कोड है इसका। आज हम पढ़ेंगे लेसन 42 जिसका टाइटल है साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड, चाइना एंड पाकिस्तान। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंट हो के अपने सेल्फ रूल पे काम स्टार्ट कर दिया था, अपने ऑक्यूपेशंस स्टार्ट कर दिए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ डोमिनेंट थी, जो प्रोमिनेंट थी, वो अमेरिका और यूरोप थी। और उनके अंडर आके काफ़ी फर्दर फोर्सेस ने काम स्टार्ट किया था और काफ़ी फर्दर कंट्रीज़ ने काम स्टार्ट किया था, जिनमें हमेशा से पाकिस्तान, इंडिया मोस्ट पे रहे हैं, उसके बाद अफ्रीका। जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया, इस टाइप की सब कंट्रीज़ आते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कंसीडर करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सी चीज़ें, डिज़ास्टर्स बहुत हुए थे, बहुत से लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ था, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आने लग गई थी, बहुत सी कंट्रीज़ फ्री हो गई थी, बहुत से लोगों को दूसरों की ग़ुलामी से निजात मिल गई थी और साइकोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा उसके बाद आगाज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई थी, फर्दर डिफरेंट फील्ड उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। फर्दर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन चाइना में और पाकिस्तान में। 1949 में चाइना फ्री हुआ था। उस वक्त उनका जो लीडर था मो त्से तुंग, वो उनको लीड कर रहा था, चाइनीज़ कम्युनिटी को लीड कर रहा था और उसकी ही डेफिनेटली उसकी बैक पे भी बहुत से लोग थे, लेकिन एट द एंड उसकी ही कोशिशों से एक चाइना आज़ाद हो गया था दूसरों की ग़ुलामी से। उससे पहले की अगर हम बात करें तो जो चाइना में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की ही एक किस्म की साइकोलॉजी की फील्ड से अगर से बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की ही बात मानी उसमें जा रही थी साइकोलॉजी की फील्ड में। उनका ही बहुत ज़्यादा इसमें रोल था, प्रोमिनेंट रोल उन्हीं का था। चाइनीज़ साइकोलॉजिस्ट सच नहीं थे, ना ही उनका कोई रोल था। और जो फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई साइकोलॉजी एज अ कोर्स, वो भी उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के ही व्यू पॉइंट से इंट्रोड्यूस करवाई थी। फर्दर जेम्स ने और डेवी ने उनको अपनी जो बुक्स थी साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी जो उन्होंने कोर्स में इंट्रोड्यूस करवानी थी, वो उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज में टर्न की, उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको लिखा, उसको पब्लिश किया और साइकोलॉजी एज अ चाइनीज़ कोर्स उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस करवाई। विलियम जेम्स जो थे वो हमें पता है वो फंक्शनलिज्म के फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं। फर्दर उन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट दिया था जो कॉन्शियसनेस होती है इज़ नॉट एपिफेनोमेना, जिसका मतलब है कि हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी हमारा कॉन्शियसनेस का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो फंक्शन को हम समझ नहीं सकते या उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हमें पता है जो चीज़ हम कॉन्शियस में रह के कर रहे होते हैं उसको हमें एक्सप्लेन करने में कोई मसला नहीं होता। फर्दर जॉन डेवी जो थे वो एजुकेशनिस्ट की साइड पे उनका ज़्यादा ध्यान था, वो एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट कंसीडर किए जाते थे और उनका जो स्पेशल फोकस था वो एजुकेशन के ऊपर था और ज़्यादा उनका फोकस बच्चों के ऊपर था कि हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स होती हैं और हर लेवल के बच्चों की डिफरेंट नीड्स होती हैं और एक दूसरे से भी वो डिफरेंट होते हैं। फर्दर उनका ये व्यू पॉइंट था कि जो एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं उनको बच्चों के नीड्स के ऊपर और बच्चों पे की जो अंडरस्टैंडिंग या कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ होती हैं या उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक बच्चा अगर कोई जल्दी चीज़ पिक कर लेता है, एक लेट पिक करता है, तो उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करना चाहिए कि वाई वो क्यों इस तरह से कर रहा है, एक जल्दी पिक कर रहा है, एक लेट पिक कर रहा है, इसकी रीज़न्स क्या हैं। और ये सब कुछ उनका जो जॉन डेवी थे वो 1990s एंड 1920 तक चाइना में ही एज ए लेक्चरार थे, क्योंकि वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और 1949 से पहले बिल्कुल वहाँ पे जो
प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ही थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो डिलीवर लेक्चर्स करते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ही करते थे। वेल एन अदर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नेम सेलर, वो एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम सेलर था, और वो भी चाइना में लेक्चर्स डिलीवर करते थे। लेकिन 1949 के बाद जब चाइना सेपरेट हो गया, रेवोल्यूशन उसका हो गया, उसके बाद वो जो साइकोलॉजिस्ट है सेलर, वो पाकिस्तान मूव कर गए थे, और उन्होंने लाहौर में आके लेक्चर स्टार्ट कर दिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट प्लेसेस पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने लेक्चर्स देना। वेल जो साइकोलॉजी की फील्ड में चाइना का जो नाम था 1949 से पहले पहले, वो फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता था, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस था वो बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस पे था। उसके बाद जब उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने सब कंट्रोल कर लिया अपनी कंट्री को 1949 में, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि साइकोलॉजी तो एक बहुत मेजर और बहुत वास्ट फील्ड है, और इसको इम्पोर्टेंट फील्ड है हमारी स्टडी से रिलेटेड। और फर्दर उन्होंने इसको सेपरेट साइंस के नाम से 1950 में, मतलब उनको 10 ईयर्स का पीरियड लगा उसमें, चाइना ने 1950 में साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट साइंस सब्जेक्ट के अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। फर्दर उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड पे फोकस किया, और 1956 पे उन्होंने एक कमीशन बना दिया था जो सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करेगी, और साइकोलॉजी को फर्दर इंक्रीज़ करने में या उसकी फ़र्दर चीज़ों पे फोकस करके उसको उनकी ब्रांचेस को, उनकी एबिलिटीज़ को हम साइकोलॉजी में किस हद तक जा सकते हैं, सिर्फ उसका फोकस उस पर होगा। और उसके रिज़ल्ट पे क्या हुआ कि जो कमीशन ने कोशिश की, सोर्सेज उसने यूज़ किए, उसमें उन्होंने 3 फर्दर मोर ब्रांचेस उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवा दी थी चाइना में, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वर्क एंड लेबर एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 3 ब्रांचेस उन्होंने उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। वेल क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो उन्होंने रिसर्च वगैरह की थी वो उनकी होती थी डायग्नोसिस की बेस पे, और ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स पे उन्होंने फर्दर काम करना स्टार्ट किया था। स्पेशली उन्होंने सिजोफ्रेनिया पे और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस पे उन्होंने इसमें काम किया था। और फर्दर चाइनीज़ साइकोलॉजिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया था जिसको वो बोलते थे स्पीडी सिनेटिक मेथड, जिसका मेन पर्पस हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट करना, उसको डायग्नोस करना होता था। फर्दर इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो फील्ड उन्होंने ब्रांच इंट्रोड्यूस करवाई थी वो साइकोलॉजी ऑफ वर्क एंड लेबर की थी। इसमें उन्होंने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी, एक मैनुअल लेबर और एक मेंटल लेबर, ठीक है। और फर्दर उन्होंने कहा इसमें ये इंट्रोड्यूस किया था जो मैनुअल लेबर होते हैं वो सुपीरियर उनको उसने डिक्लेयर किया था। और जो चाइनीज़ साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने फर्दर अपनी डिस्कवरीज की कि हम जो मैनुअल लेबर हैं हम उनको किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनका साइकी किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी जब उनकी मेंटल कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होंगी तो वो वर्क हमारा किस तरह से उस पर इंक्रीज़ होगा। इसके बाद जिस फील्ड पे उन्होंने काम किया था वो एजुकेशनल साइकोलॉजी थी। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हम कौन से वेज़ हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं साइकोलॉजिकली कि हम अपने स्टूडेंट्स की मॉरल और एथिकल बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मॉरल और एथिकल बिहेवियर्स किसी भी इंसान का में होना बहुत ज़रूरी होता है। वो बेस होती है आपके कुछ भी करने की। बहुत से अनपढ़ लोगों को भी देखा गया है जिनके मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं जिनके मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। और जब आपकी ये बेसिक वैल्यूज़ ही ज़ीरो हों तो आप बेशक पीएचडी लेवल पे चले जाएं तो आपकी उस चीज़ का, उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो साइकोलॉजी चाइना में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशनल फील्ड में फ़ोकस किया गया था वो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पे किया गया था। फर्दर उन्होंने डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया था कि बच्चे की जो डेवलपमेंट स्टेज होती हैं, ग्रोथ बच्चे की होती है स्कूल एज तक की, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से वेज हमें देखने चाहिए कि हमारा एक जो बच्चा है जो उसकी बेसिक ग्रोथ जो घर से स्टार्ट होती है वो किस तरह से होनी चाहिए।
ये 3 मेन फीचर्स थे जो साइकोलॉजी की फील्ड में आफ्टर 1949 चाइना में काम हुआ था, जिनके ऊपर फोकस किया गया था, जिनमें क्लिनिकल, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी ऑफ वर्क और लेबर हमारे पास आई हैं। फर्दर हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान में साइकोलॉजी की फ़ील्ड के बारे में बात करें तो जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो पार्टीशनिंग के टाइम पे सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स थे जो साइकोलॉजी की फ़ील्ड में मास्टर्स करवा रहे थे। एक तो ढाका में था जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, और एक हमारा लाहौर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था जिसकी एफिलिएशन थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे करवाए जा रहे थे मास्टर्स साइकोलॉजी की फ़ील्ड में। फर्दर उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश वाली साइड पे एक और यूनिवर्सिटी में राजशाही यूनिवर्सिटी का नाम था, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करवाई थी मास्टर्स की डिग्री, और उसी तरह से उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइकोलॉजी का फर्दर एक अलग सेटअप स्टार्ट किया था, उसका डिपार्टमेंट एक अलग बनाया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब टाइम टू टाइम फिर फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में काम स्टार्ट होता गया साइकोलॉजी की फ़ील्ड के ऊपर, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट बनाया गया था कराची की एक यूनिवर्सिटी में और पेशावर की एक यूनिवर्सिटी में, और पंजाब के साइड में जो अदर कॉलेजेस थे वहाँ पे फिर साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट और एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी या जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे उनमें जो मेन चीज़ें कवर की जाती थी, स्पेशलाइजेशन जो मेन कवर की जाती थी वो सोशल साइकोलॉजी थी, क्लिनिकल साइकोलॉजी थी, एक्सपेरिमेंटल एंड जर्नल साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स थी, और साइकोडायनामिक अप्रोचेस थे जो हमारे फ्रॉइड और यंग की अप्रोचेस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता था। उसके बाद इस्लामाबाद में एक सेटअप स्टार्ट किया गया था साइकोलॉजी का ही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के नाम से, जिसमें फ़र्दर रिसर्चेस स्टार्ट की गई थी, जिसमें डेवलपमेंट साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स वगैरह की उन्होंने स्टार्ट की थी। और उसके बाद जो था सेटअप को मर्ज कर दिया गया था इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से ही, मतलब कायद-ए-आज़म अब वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, अगर हम कभी भी कायद-ए-आज़म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी को सर्च करें तो उसके साथ हमेशा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हमें लिंकअप नज़र आती है। फर्दर वर्क के साथ साथ ग्रेजुएशंस जो इन यूनिवर्सिटीज़ से करते थे या इन इंस्टीट्यूट से करते थे उनको फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में एडमिशन जॉब्स मिल जाती थी, लेबर डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पब्लिक सर्विस कमीशन में मिल जाती थी, प्राइवेट सेक्टर्स में मिल जाती थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिल जाती थी, और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चल के अपनी रिसर्च भी कर सकते थे। मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अब जो हैं वो हर कोई साइकोलॉजी ऑलमोस्ट ऑफ़र कर रहा है, एज अ मास्टर्स लेवल भी और एज अ बैचलर्स लेवल भी। पोस्ट मास्टर्स कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं, शॉर्ट डिप्लोमास भी इसमें स्टार्ट हुए हैं। फर्दर एक सब्जेक्ट में अगर आप डिप्लोमा करना चाहो, सिर्फ फोरेंसिक में या क्लिनिकल में, तो उसमें भी डिप्लोमास आपको करवाए जा रहे हैं 1 ईयर्स के, सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज। वो उसमें ADCP हम उसको कंसीडर नहीं करते ना, हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसमें बोलते हैं, उसमें वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स बोल रहे हैं या शॉर्ट डिप्लोमास बोल रहे हैं, वो कंसीडर किए जा रहे हैं। और मैनी ग्रेजुएट्स इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट भी और पब्लिक सेक्टर के भी सारे हैं, जिनमें साइकोलॉजी को एज अ मेजर सब्जेक्ट अब कंसीडर किया जाता है और सोशल साइंसेस में उसको एडप्ट किया गया है। हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।